गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स के बारे में देखा था। एक काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ था मेथड्स का। हम लोगों ने बात की थी क्या होते हैं मेथड्स, और उसी के साथ साथ मेथड्स को काफ़ी नज़दीकी से देखकर हमने एक प्रोग्राम भी लिखा था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड्स से और कंफर्टेबल करूंगा, उसी के साथ साथ मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मेथड्स होते हैं हमारे, जब हम उन्हें कॉल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इंट लॉजिक को कॉल किया था, तो एक्स और वाई के अंदर ए और बी कॉपी हो गए थे। आई रिपीट, एक्स और वाई के अंदर ये दोनों जो वैल्यूज़ मैंने दी हैं वो यहाँ पर कॉपी हो गई थी। यहाँ पर 5 और 7 था ए और बी की वैल्यू जो थी, तो इसीलिए एक्स में 5 आ गया और वाई में 7 आ गया जो कि बी की वैल्यू थी। तो ये जो ए और बी हैं ये कॉपी हो जाते हैं एक्स और वाई में, और उसके बाद इन पर ऑपरेशंस होता है। हमने देखा था कि अगर हम लोग यहाँ पर एक्स को चेंज करेंगे तो हमारे मेन मेथड में ए चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ए और बी की कॉपी बना के यहाँ पर डाली है। हमने ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे के ऐसे कुछ ऐसे तरह से नहीं भेजा है कि उनको हम चेंज कर पाएँ, सिर्फ उनकी कॉपी दी है इस मेथड को, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नोट्स पे मैंने लिखा है कि वैल्यूज फ्रॉम मेथड कॉल ए एंड बी आर कॉपीड टू ए एंड बी ऑफ द फंक्शन माई सम। Thus, even if we modify the values a and b inside the method, अगर हम अंदर मॉडिफाई भी करते हैं मेथड के, तो वैल्यू मेन मेथड में चेंज नहीं होगी। इस बात का यही मतलब है, ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसका यही मतलब है। अब वॉइड रिटर्न टाइप की बात करना चाहूँगा। मान लो मैं एक मेथड लिखना चाहता हूँ जो कि कुछ नहीं करता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलता है, या फिर गुड मॉर्निंग बोलने के बाद आप लोगों को बताता है, एक मान लो एक जोक सुनाता है, एक रैंडम जोक सुनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई रैंडम जोक ले लेता हूँ, और इनफैक्ट एक जोक्स की एपीआई भी है, बट मैं अभी उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। और ये जोक ले लेते हैं, आई इन्वेंटेड अ वर्ड प्लेगैरिज्म। और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं क्या करूँगा, एक टेल जोक करके मेथड लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक टेल जोक। ये कुछ लेता नहीं है और क्या करता है कि ये रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, लेकिन प्रिंट करेगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, आई इन्वेंटेड अ न्यू वर्ड प्लेगैरिज्म। ये क्या करेगा, इसको इस तरह से ऐसे कैसे ही प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? क्या ये इंटीजर रिटर्न करता है? नहीं। क्या ये फ्लोट रिटर्न करता है? नहीं। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए क्या जावा में कुछ है? हाँ, जावा में वॉइड है। जब आपको मेथड से कुछ रिटर्न नहीं करना होता है तो आप वॉइड रिटर्न कराते हो। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूँ मैं वॉइड रिटर्न टाइप के। देखो, कभी भी आप मान लो कोई ईमेल सेंड करते हो तो आप वॉइड यूज़ कर सकते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, हम जब ईमेल सेंड करते हैं तो स्टेटस रिटर्न करते हैं कि सक्सेसफुली सेंड हुआ कि नहीं हुआ। बट मान लो कि आप एक मेथड ऐसा कॉल कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ कुछ करना चाहते हो, मान लो कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर मान लो आप कोई ईमेल भेजना चाहते हो। तो ईमेल भेजने के बाद आप चाहोगे नहीं कि कोई चीज़ आप रिटर्न करो, आप कोई इंटीजर, कोई स्ट्रिंग वगैरह रिटर्न मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करना चाहोगे। तो कभी भी आप कोई चीज़ रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो आप वॉइड लगा देते हो। अब मैं टेल जोक को कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर पहले 5, 7, 60 और 3 यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, अब यहाँ पर ये टेल जोक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, इनफैक्ट कोड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, मैं एक नई जावा क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा CWS32, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेथड ओवरलोडिंग करके बना दूंगा इसका नाम। और यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें ये जो स्टैटिक मेथड है ना, इसको यहीं पर ले जाएंगे इसके अंदर। तो ये स्टैटिक मेथड यहाँ पर आ गया। अब एक मेन मेथड बनाते हैं। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से स्टार्ट होता है। आप मेन को रन करोगे तो क्या होगा कि मेन अपने हिसाब से ड्राइव करेगा चीज़ों को। तो अगर मैं अभी यहाँ पर टेल जोक को रन करता हूँ तो आप लोग देखो, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा वरना पुराना प्रोग्राम ही रन हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी भी 31 वाला प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ जो लिखा होता है वो रन होता है। तो मैं 32 को रन करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करके इसको रन कर लूँगा। वैसे मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये मटेरियल थीम के साथ कोडिंग करने में। यार आपको कैसा लग रहा है मुझे बताओ कमेंट में। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मटेरियल थीम लगा के फील आ रही है, कोडिंग वाली नहीं आ रही है, ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आई इन्वेंटेड अ न्यू वर्ड प्लेगैरिज्म। तो यहाँ पर टेल जोक मैंने कॉल किया तो डायरेक्टली इसने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करी, रादर इसने क्या किया कि एक चीज़ को प्रिंट किया जो था आई इन्वेंटेड अ न्यू वर्ड प्लेगैरिज्म, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपने लिखी है। सो हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे अब नोट्स की तरफ और वॉइड रिटर्न टाइप के बारे में बात करेंगे। व्हेन यू डोंट वांट टू रिटर्न
और मेथड टू रिटर्न व्हेन वी डोंट वांट अ रिटर्न मेथड टू रिटर्न एनीथिंग। अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी रिटर्न ना हो तब हम वॉइड रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड क्या है? स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू एसोसिएट अ मेथड ऑफ अ गिवन क्लास विद द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इस बात का कि वो चीज़ शेयर हो जाती है। क्या चीज़ शेयर हो जाती है? वो स्टैटिक मेथड जो है वो शेयर हो जाता है। जिस भी मेथड से पहले आप स्टैटिक लगाते हो वो एसोसिएट हो जाता है क्लास से, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट से। मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मान लो एक हॉस्टल है जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं अपने अपने कमरों में। आपके पास दो ऑप्शन है, आप दो तरह से उनको रेफ्रिजरेटर्स दे सकते हो। या तो आप सबको एक एक रेफ्रिजरेटर्स दे दो, तो 100 बच्चे हैं तो 100 रेफ्रिजरेटर्स लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही रेफ्रिजरेटर सब लोग शेयर करें तो आप बाहर रख दोगे उसको कहीं पर जहाँ पर सब लोग जो है शेयर कर पाएँ रेफ्रिजरेटर को। कैमरा भी लगा देना वहाँ पर, नहीं तो लोग कहीं एक दूसरे का सामान जो है इधर उधर करें। इससे अच्छा कि कैमरा लगाकर एक नया रेफ्रिजरेटर रख दो और वहाँ पर सबसे कह दो कि आप शेयर करें इस रेफ्रिजरेटर को। तो वो क्या होगा, सारे के सारे बच्चे यानी कि सारे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शेयर करेंगे उस रिसोर्स को। तो जब हम बोलते हैं स्टैटिक वॉइड टेल जोक, मैं कह रहा हूँ ये जो मेथड है ये शेयर किया जाएगा इस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, इस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। इसीलिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट का नाम लेके इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, और अगर नहीं हुई है तो ऊप्स जब आएगा तो और क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि स्टैटिक मेथड से आप स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हो, वरना अगर आप कॉल करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो स्टैटिक कीवर्ड भी क्लियर हो गया। प्रोसेस ऑफ मेथड इन्वोकेशन इन जावा, यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है एक प्रोसेस को, इनफैक्ट वही प्रोसेस को जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 और 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो ए और बी में कॉपी हो जाती हैं। तो 2 और 3 ए की जगह और बी की जगह आ जाएंगे, और उसके बाद सी के अंदर ये रिटर्न टाइप जो भी है, यानी कि रिटर्न टाइप तो इंट है, a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए c की जगह 5 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यूज 2 and 3 आर कॉपी टू a and b एंड देन a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज रिटर्न इन c विच इज़ एन इंटीजर। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है कि यार अगर कभी भी आप आगे जाके डाउन द लाइन मान लो 6, 7, 8 महीने बाद रिवीजन करते हो तो तुरंत याद आएंगी आपके दिमाग में, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स चमकेंगे जब आप इस नोट्स को अपने सामने रखोगे। तभी कहता हूँ प्रिंट आउट निकाल लिया करो। ये मेरा अंगूठा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है, मेरा अंगूठा है यार, जब मैं फोटो ले रहा था नोट्स की। तो In case of arrays, the reference is passed. Same is the case for object passing to methods. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने बहुत छोटे में लिखी है नोट करके, लेकिन इस चीज़ को मैं कोड से समझाऊंगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कोड की सहायता से मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा एक मेन मेथड है, ठीक है। मैं ज़रा टेल जोक को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं यहाँ पर एक इंटीजर एरे बनाऊंगा। इंटीजर एरे मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर हमने डिटेल में बात करी थी किस तरह से बनाते हैं। आप इस तरह से बना सकते हो इंट मार्क्स, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक इंटीजर एरे बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर ऐसे इसको बना लूँगा, ठीक है। 77 और मान लो 73 और 12 मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, 52 कर देता हूँ उसको। अब मान लो कि मैं एक मेथड लिखता हूँ, ठीक है, और उसका नाम मैं लिखता हूँ चेंज, ठीक है। मान लो वो एक इंटीजर लेता है, ठीक है, और वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, और वो ए को चेंज करने की कोशिश करता है। अब आप एक बात बताओ ज़रा, अगर मैं इंट x इज इक्वल टू 45 लिखूँ और चेंज को रन करके x दे दूँ, और उसके बाद x को प्रिंट करूँ और यहाँ पर लिख दूँ x आफ्टर रनिंग चेंज इज, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x आफ्टर रनिंग चेंज इज, कुछ इस तरह से मैं लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज को रन करने के बाद क्या होगी, 45 होगी या 98 होगी? ऑब्वियसली 45 होगी। हमने डिस्कस किया था कि ये चेंज नहीं कर सकता क्योंकि 45 की कॉपी मिलेगी यहाँ पर। 45 ये तो इसका तो कुछ नहीं उड़ा ना, इसने अपनी कॉपी दे दी बस चेंज को। तो चेंज ने अपने वेरिएबल की कॉपी पे जो भी चेंजेस किए वो किए,
यहाँ पर चेंजेस नहीं किए, इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर 45 ही आने वाला है, 98 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर रनिंग द चेंजेस 45, ये -45 नहीं है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये 45 है। ठीक है, लेकिन एरे के केस में क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार एरे के केस में देख लेते हैं क्या होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो चेंज नहीं हुई। ज़रा ये देखते हैं कि मार्क्स 0 की जो वैल्यू है, मार्क्स 0 की वैल्यू को मैं प्रिंट करूँगा इस बार। ठीक है, इनफैक्ट मुझे एक काम करना चाहिए, इसको ना कमेंट आउट कर देना चाहिए कोड को। तो ये जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है ना पूरा, ये जो चेंज करके दिखाया है चेंजिंग एन इंटीजर, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक ना कमेंट लगा देता हूँ, लिखता हूँ चेंजिंग द इंटीजर, ये केस 1 है। ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझ लिया ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी जावा में, कभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो केस 1 क्या है, चेंजिंग द इंटीजर। चेंजिंग द इंटीजर ये हुआ, जब चेंज किया तो वो चेंज नहीं हुआ। अब देखो मैं क्या करूँगा, केस 2 क्या होगा, चेंजिंग द एरे, एरे को चेंज करने की कोशिश करूँगा और मैं चेंज फंक्शन बनाऊँगा और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, चेंज 2 बना लेता हूँ और चेंज 2 बना के यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक एरे लेगा, इसको ARR कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा ARR 0 = 98, यानी कि एरे के पहले एलिमेंट को ये 98 करने की कोशिश करेगा। कर पाएगा कि नहीं तो समय बताएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा इसको और मैं यहाँ पर x को हटा देता हूँ क्योंकि हमने एरे ऑलरेडी बना लिया। इनफैक्ट इसको मैं नीचे ही मूव कर देता हूँ और चेंजिंग दी एरे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मार्क्स को पास कर रहे हैं, ये मार्क्स एरे को पास कर रहे हैं। ठीक है, चेंज 2 के अंदर, क्योंकि हमने चेंज 2 मेथड बनाया इसके लिए, चेंज 2 के अंदर हम मार्क्स को पास कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि मार्क्स 0 की वैल्यू जो हमने चेंज करी है क्या वो चेंज होगी या नहीं होगी। मैं यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ और बस सिर्फ यहाँ पर आप एक कमेंट मारो, टाइम स्टैम्प लगाकर सब लोग कमेंट मारो, मुझे इससे कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों के बारे में, इसलिए प्लीज़ सब लोग कमेंट करना और नीचे लिखना कि बताओ ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, क्या ये 52 प्रिंट करेगी या फिर ये यहाँ पर 98 को प्रिंट करेगी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, प्लीज़ नीचे कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ओके, सो आई होप सब ने कॉमेंट किया और देखते हैं इसका जवाब क्या है। अगर आप लोगों ने 52 लिखा, मे भी बहुत सारे लोगों ने 52 लिखा होगा ये सोचकर कि यार ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, इसकी तो कॉपी गई होगी ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। और आप कहोगे आपने तो बोला था कॉपी जाती है, चेंज कैसे हो गया? तो सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं, चेंज होगा, इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ये चेंज हुआ, देखो 98 हो गया, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब ये चेंज क्यों हुआ इस बारे में बात करते हैं। जब हम लिखते हैं इंट मार्क्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से सुनना सब लोग, बिल्कुल भी यहाँ पर आपका ध्यान भटका हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जब भी हम इंट मार्क्स इज इक्वल टू ये लिखते हैं तो होता क्या है, एक एरे ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? एक एरे ऑब्जेक्ट बनता है। और मार्क्स क्या है? मार्क्स एक रेफरेंस है, मार्क्स एक रेफरेंस है। इसका मतलब ये है मार्क्स इसका कुछ ऐसा समझ लो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है। मार्क्स कह रहा है, मार्क्स के अंदर बस वो इंफॉर्मेशन है कि ये चीज़ कहाँ पर है। जब मैं लिखता हूँ चेंज टू मार्क्स, तब मैं ये जो एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पर रहेगा ना मेमोरी में, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में जहाँ पर भी है उसका ये जो काइंड ऑफ ऐसा समझ लो जो एड्रेस है वो पास हो जाता है चेंज टू को यहाँ पर। तो मेरे पास किसका पता है? मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का पता है। कभी भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो आपका कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो जावा के अंदर, कभी भी आप ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पास कर रहे हो, यानी कि रेफरेंस देके पास कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा फंक्शन में। और चेंज टू के अंदर क्योंकि ये मार्क्स का रेफरेंस गया है, इसलिए ये इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो जो रेफरेंस था ये कॉपी हो गया यहाँ पर। तो ARR भी इसी की बात कर रहा है और मार्क्स भी इसी की बात कर रहा है। मान लो मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि मिस्टर बिल गेट्स बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, और सामने वाला कोई कहता है कि नहीं शायद वो और अच्छा कर सकते थे, मान लो कोई कहता है, तो हम दोनों एक ही बिल गेट्स की बात कर रहे हैं ना, हम कोई दो अलग अलग इंसानों की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसा समझ लो कि इसका जो नाम है,
इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो पास कर दिया कहाँ पर, चेंज टू मेथड के अंदर, चेंज टू मेथड के अंदर पास कर दिया हमने। अब एक बार हमने रेफरेंस पास कर दिया, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब वो किसी चीज़ को रेफर कर रहा है, वो किसी चीज़ की बात कर रहा है। जो मार्क्स था वो इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा, सिर्फ रेफरेंस कॉपी होगा। जब मैं मार्क्स लिखूंगा यहाँ पर तो रेफरेंस कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा। तो ARR भी अब इसी अरे की बात कर रहा है। तो जब मैं लिख रहा हूँ ARR 0 = 98 तो सेम ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सेम ऑब्जेक्ट चेंज होगा। सेम ऑब्जेक्ट चेंज क्यों होगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस पास किया है, मैंने ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के पास नहीं करी है, याद रखना। तो यहाँ पर कोई अनोखी चीज़ नहीं हुई है, यहाँ पर वही हुआ है जो इंटीजर के केस में हुआ था। यहाँ इंटीजर की कॉपी बन गई थी, यहाँ रेफरेंस की कॉपी बन गई है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास करा लो, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसलिए एरे आप पास करोगे या कोई भी ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा और वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर आप लोग उसको चेंज करोगे किसी भी फॉर्म में। तो इसीलिए यहाँ पर ये चेंज आया। तो यही जो बात मैंने यहाँ पर नोट करके लिखी है, इस बात का काफ़ी गहरा मतलब था जो कि हमने कोड से सीख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। लेकिन ये लाइन यहाँ पर इसलिए लिखी गई है कि बाद में मान लो आप 6, 7, 8 महीने डाउन द लाइन रिवीजन कर रहे होगे तो वहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसको देखकर एकदम समझ जाओगे कि इस नोट का, इस लाइन का मतलब क्या है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग की। और मेथड ओवरलोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 or more methods can have same name but different parameters। 2 methods के सेम नाम और उनका काम कुछ और, यानी नाम एक, काम अलग अलग। क्या है ये चीज़, देखते हैं अभी चल के इंटेलिजेंट आइडिया में। इसी को कहते हैं ओवरलोडेड मेथड्स। मान लो मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, और उस मेथड का नाम है, मान लो मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, 1 मिनट, मैं इन सब चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। ठीक है, यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे। तो मैं एक मेथड बनाऊंगा, लिखूंगा इसका नाम स्टैटिक वॉइड फू। और ये कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली कहेगा गुड मॉर्निंग ब्रो। ठीक है, सिर्फ इतना लिखेगा। अब मैं अगर यहाँ पर स्टैटिक वॉइड फू कर दूं तो आप कहोगे कि यार 2 बार क्यों बना रहे हो एक ही चीज़ को। और जावा भी यही कह रहा है कि यार 2 बार एक चीज़ को बनाने का क्या मतलब है। तो 2 बार एक चीज़ को बनाने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इंट a कर दूंगा, यहाँ पर एक इंटीजर पास कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा गुड मॉर्निंग और उसके बाद मैं लिख दूंगा मान लो ये a और उसके बाद लिख दूंगा ब्रो। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा गुड मॉर्निंग 3000 ब्रो, गुड मॉर्निंग 1000 ब्रो, कोई भी नंबर लिख दूंगा। तो अभी देखो जो वार्निंग दे रहा था जावा ना, वो उसने देना बंद कर दिया। यानी कि पहले जो मैं सेम एकदम मेथड्स बना रहा था वो एक एरर था, लेकिन यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक है। ये 2 मेथड्स अभी सेम नहीं है, हाँ इनके नाम ज़रूर सेम है, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, ये इंटीजर लेता है। एक आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आपका मेथड ले रहा है उसको अंदर यूज़ कर पाएगा। अगर मैं इसको कोई इंटीजर दूंगा तो वो यहाँ पर यूज़ कर पाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को फू कॉल करके और इसको रन करके। जैसे ही मैं फू यहाँ पर ऐसे कॉल करके रन करूँगा तो गुड मॉर्निंग ब्रो दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर फू 3000 रन करूँगा तो ये क्या देगा, ये समझ जाएगा अपने आप कि इसको गुड मॉर्निंग 3000 ये वाला मेथड रन करना है। और यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ ताकि यहाँ पर भी एक स्पेस आ जाए, तो गुड मॉर्निंग 3000 स्पेस ब्रो आ जाएगा। अभी देखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम नाम के मेथड्स बनाए, लेकिन एक मेथड जो था उसको हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, इसको हमने दिया। और यहाँ पर हमने जैसे ही एक इंटीजर वाला फू कॉल किया, समझ गया इसको कौन सा वाला फू कॉल करना है। तो जावा इज़ स्मार्ट इनफ ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मेथड कॉल करना है। अच्छा, क्या मैं एक और मेथड बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये भी बता देता हूँ। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इंट ए इंट बी लिख रहा हूँ। अब मान लो मैं गुड मॉर्निंग लिखता हूँ ए ब्रो, गुड मॉर्निंग बी ब्रो, ऐसे लिख देता हूँ। मान लो 2 यहाँ पर मैं मैसेजेस मान लो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो जो पैरामीटर्स हैं वो ए और बी हैं,
यानी कि जो मैं फंक्शन में यहाँ पर अगर मैं कहूँगा ए और बी क्या है तो मैं कहूँगा ए और बी पैरामीटर्स है, इनकी वैल्यू क्या है पता नहीं, जब कॉल होगा तब पता चलेगी। तो इसको मैं पैरामीटर्स कहता हूँ जब मैं इसको इस वाले फंक्शन में देख के इसकी बात करता हूँ। पैरामीटर्स को कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, अभी मिली नहीं है लेकिन मिलेगी, तो इस फॉर्म में इसको पैरामीटर बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट यहाँ होता है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये 3000 आर्ग्यूमेंट है। अगर हम 3000 और 4000 यहाँ पर लिखते हैं तो 3000 और 4000 आर्ग्यूमेंट्स है। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपको टेक्निकल जो डिफरेंस था वो बता दिया। 3000 इस केस में आर्ग्यूमेंट है, ए क्या है, ए पैरामीटर है, ए और बी पैरामीटर है, 3000 4000 आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल, इस चीज़ को हम लोग ऐसे याद करते थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल। आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल मतलब वो एक एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। इसको ये लाइन मुझे आज तक याद है, मुझे किसी ने बताई थी और ये मेरे दिमाग में बैठ गई, आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल। तो 3000 4000 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ए फॉर आर्ग्यूमेंट्स, ए फॉर एक्चुअल, ऐसे याद रख लो। और ए और बी पैरामीटर्स हैं। हालांकि ये जो चीज़ है ये आपको कभी परेशान नहीं करेगी अगर याद नहीं रख पाए तो, बट अगेन बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज की भाई क्या चीज़ क्या होती है वो भी होनी चाहिए। इसको रन करूँगा जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो सादा वाला फू है वो रन हो जाएगा, यानी कि गुड मॉर्निंग ब्रो, उसके बाद गुड मॉर्निंग 3000 ब्रो, उसके बाद गुड मॉर्निंग 3000 ब्रो 4000 ब्रो। तो ये 3 मेथड्स, सेम नाम, अलग अलग इनके जो पैरामीटर्स थे वो अलग अलग ले रहे थे ये तीनों मेथड्स, और इस वजह से ये तीनों मेथड्स अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते ये तीनों मेथड्स सेम हैं। नोट्स में आते हैं वापस से, मैंने ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, बनाए हुए हैं, और ये ओवरलोडेड फंक्शन फू है। मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड्स। आप समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि मैं इस फू को फिर से रेप्लिकेट करता हूँ तो इसको दिक्कत हो रही है, कह रहा है कि भाई एक ही मेथड को 2 बार क्यों लिख दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार ये दोनों मेथड एक नहीं है, मैं यहाँ पर एक इंट सी भी दे रहा हूँ, इसको एक और दे रहा हूँ, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसका रिटर्न टाइप इंट कर रहा हूँ, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो मैं जैसे ये करूँगा तो ये कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। मान लो मैंने रिटर्न कर भी दिया, मान लो रिटर्न 3 कर दिया मैंने, मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है फू इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो आप रिटर्न टाइप चेंज करके ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, आप पैरामीटर्स को चेंज करें। अभी मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। मैंने गलती से शायद ये दबा दिया, डीबग नहीं दबाया शायद, ये देखो यहाँ पर ये एरर इसने प्रोड्यूस कर दिया। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ ये कह रहा है कि भाई देखो आपने फू को 2 बार डिफाइन कर दिया, गलत बात है। अगर मैं इसको इंट सी कर दूँ तब हाँ, तब चलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उस केस में मैं यहाँ पर इसको वॉइड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो जो बात मैंने लिखी हुई थी जिसमें मैंने कहा कि मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड्स, मेरा ये मतलब था। आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर आ रही हैं चीज़ें तो यार नीचे कमेंट में बताओ। उसी के साथ साथ ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करना सब लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। टाइम लगता है यार नोट्स बनाने में, और मैं कोई फालतू नोट्स नहीं बनाता हूँ, मुझे एक एक वर्ड को लिखने में पूरी मेहनत लगती है, क्योंकि मुझे ऐसे नोट्स बनाने होते हैं जो एक्चुअल में वैल्यू ऐड करें। एक बार बनाऊँगा और आपको और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे वो नोट्स। इस तरह से बनाता हूँ, इनफैक्ट मेरे रेफरेंस के लिए मुझे भी हेल्प करेंगे कभी फ्यूचर में अगर जावा टच से निकल जाता है तो ऐसे मैं बनाता हूँ नोट्स कि परफेक्शन भी रहे और ऐसी चीज़ रहे कि आप ज़िंदगी भर इस चीज़ को रेफ़र कर पाएँ। ऐसे नोट्स मैं बनाता हूँ, तो टाइम लेके बनाता हूँ, बिल्कुल जितना टाइम मुझे चाहिए उतना लेके बनाता हूँ, बिल्कुल किसी जल्दी से नहीं बनाता हूँ। चाहे मुझे 3 दिन लग जाएँ एक चैप्टर को बनाने में, मैं उसको बनाता हूँ सही से अपना टाइम लेके। वीडियो डिले होता है तो मैं उसको होने देता हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है तो। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।